दोस्तों, मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक के बाद एक क्लास। आपको पता है कि अपना इंस्ट्रूमेंट चैप्टर चल रहा और इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अहम चैप्टर है। और उसी इंस्ट्रूमेंट में आज आपको मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि क्या है, क्या एक्चुअल में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, किसकी ज़रूरत है अपन को, और उसमें क्या चीज़ आपके लिए बहुत ही अहम है। यहाँ है मूविंग कोयल और यहाँ है मूविंग आयरन। दो प्रकार के जो है यंत्र है जिनको अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। मूविंग का मतलब होता है चल, कोयल का मतलब कुंडली, यंत्र, ठीक है। और मूविंग का मतलब चल और आयरन का मतलब लोहा और कुंडली, ठीक है। तो यहाँ पर लोहा चल, लोहा यंत्र, इस तरह से आपको यहाँ दो प्रकार से मैंने इस तरह से डिवाइड किया कि आपको एक ही साथ में सारी चीज़ें समाहित हो जाए और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, राइट नहीं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। ध्यान रखना, कुछ नई चीज़ करूँगा। कुछ नई चीज़ का मतलब ऐसी चीज़ जो आप सोच नहीं सके, ठीक है। ये चीज़ आपको किताबी ज्ञान के थ्रू नहीं मिलेगी। आप सोचोगे कोई किताब में ऐसा कैसा सुव्यवस्थित तरीके से होगा कि आवश्यकता तो लिखे जाएंगे, फिर मूविंग कोई लिखी जाएगी, फिर मूविंग आयरन जाएगी, ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, ये दोनों के मिल सकते हैं लेकिन इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ इस तरह से बनाता हूँ जिससे कि आपको उस पढ़ने में, याद करने में सुविधाजनक हो जाए। कर अपन मुद्दे पे चलते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आप पेन कॉपी लीजिए और लिखना शुरू कीजिएगा। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पर सप्लाई। किसकी बात करें? आपूर्ति। आपूर्ति की बात करते हैं तो आपूर्ति क्या है, किस प्रकार की आपूर्ति? तो चल लोहा जो यंत्र है और यहाँ मूविंग आयरन जो यंत्र है, इसमें किस प्रकार की आपूर्ति की जाती है। खैर, मैं बात बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहला अगर मुद्दे पे बात की जाए तो आपूर्ति इसको दी जाती है डीसी। मतलब यू समझिए, ये है एमआई। एमआई का मतलब होता है यहाँ मूविंग एमसी, मूविंग कोऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट, और ये है एमआई शॉर्ट में जानते हैं इसको, तो एम आई एम सी, ठीक है। ध्यान रखना, शॉर्ट में इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो है इसे एम सी जो मूविंग कोयल जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपूर्ति मतलब सप्लाई कौन सी दी जाती है? सप्लाई दो, एसी या डीसी, कौन सी देंगे यहाँ? इसको डीसी दी जाती है। डीसी आप अच्छी तरह से जानते हो, यूँ समझिए तो दिष्ट धारा, क्या दिष्ट धारा दी जाती है। दिष्ट धारा दी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको जब धारा दी जाती है तो दिष्ट धारा दी जाती है। क्लियर पे। नंबर 2 पर अगर बात करते हैं इसमें, तो यहाँ जो कौन सी देते हैं, यहाँ एक मात्र ध्यान रखना, आपको डीसी नहीं देते हैं, यहाँ एसी भी देते हैं एंड डीसी भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, एसी या डीसी कोई सी भी दे सकते हो। एसी और डीसी दोनों में से कोई सी दी जा सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार से, चाहे एसी दो या चाहे डीसी दो। खैर, अपन बात मुद्दे पाते हैं आगे। तो एक्टिंग पावर मतलब कार्यरत बल कौन सा यहाँ पर वर्किंग फोर्स है, उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ जो कार्यरत बल है कौन सा, एमसी में। एमसी में अगर बात करते हैं तो एडी करंट फोर्स। एडी करंट फोर्स क्या था? एडी करंट, ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है ना। तो यहाँ जो कार्यरत बल है वो है एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क, और यहाँ डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। या यहाँ एडी करंट का मतलब था भंवर धारा, क्या था? भंवर धारा, यूँ समझिए आप तो सरल लैंग्वेज में, भंवर धारा, ठीक है। तो दो चीजें आपके सामने आएंगी, तो यहाँ आप समझ सकते हो इसमें जो बल का यूज लेंगे कार्यरत बल, तो भंवर धारा बल का प्रयोग करेंगे जो कि आपको याद है यहाँ पर। तो उसी पर अपने यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहे हैं कि भाई जो चीजें होगी वो कौन सी होगी। तो यहाँ कार्यरत बल कौन सा होगा, तो यहाँ पर भंवर धारा क्या होगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, तो क्या होगा कार्यरत बल? एयर फोर्स, एयर एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है। एयर फ्रिक्शन आप अच्छी तरह से जानते हो। अब एयर फ्रिक्शन आप यहाँ पर हो गया, एडी करंट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ घर्षण, घर्षण हवा, घर्षण अवमंदन बल, अवमंदन बल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर भंवर धारा अवमंदन बल था, वहाँ हवा घर्षण अवमंदन बल था। दोनों का आपको क्लियर कर लेना, भंवर धारा अवमंदन, अवमंदन, ओके, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, तो अवमंदन बल। अब यहाँ तक तो आपको क्लेरिफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लग रहा। तो फिर क्या दिक्कत?
मैग्नेट कौन सी प्रयोग में लाई जाएगी, इस पर आपको देखना है कि चुंबक कौन सी प्रयोग में लेगी। अब जब चुंबक प्रयोग में लेंगे तो इसका भी क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो प्रयोग यहाँ पर जो MC है इसमें लेंगे तो परमानेंट, कौन से लेंगे, परमानेंट, ओके, ठीक है ना, परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना है कि ये जो चुंबक प्रयोग लेंगे तो यहाँ पर परमानेंट लेंगे, ठीक है। परमानेंट का मतलब होता है यहाँ स्थायी चुंबक, और स्थायी चुंबक यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं, वो भी घोड़ा नाल, कौन सा, घोड़े की नाल, घोड़ा नाल जो है प्रयोग में लेते हैं, ओके। ये बात आपको ध्यान रखना, डन है, ओके। अब यहाँ तक जो बात करते हैं तो स्थायी चुंबक होगी। इसके बाद में यहाँ क्या करेंगे तो इसमें टेम्परेरी चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट, अगर इसमें यूज लेंगे तो टेम्परेरी मैग्नेट यूज लेंगे, मतलब अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। इसमें अगर यूज ली जाती है तो वो अस्थायी चुंबक, और इसमें यूज ली जाती है तो स्थायी चुंबक। दो प्रकार का मैग्नेट यहाँ पर वर्क करता है, टेम्परेरी और नॉन टेम्परेरी, ठीक है। चलिए यहाँ तक भी आपको क्लियरफाई। अब कोयल की अगर बात करता हूँ, कुंडली की अगर बात की जाए तो कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगी सचल कुंडली होगी, क्या होगा, है ना, चलायमान, है ना, समझिएगा सचल है तो शब्द लिखिएगा यहाँ सचल, ठीक है। यहाँ जो कुंडली होगी तो सचल होगी, पर इतना ध्यान देना है यहाँ जब सचल होगी तो यहाँ पर क्या होगी, स्थिर, यहाँ पर क्या होगी, स्थिर, तो यहाँ जो होगी वो मूवेबल होगी, क्या, मूव करने वाली, मूविंग, चलने वाली, ठीक है, मूविंग मतलब चलने वाली। यहाँ पर क्या होगी, स्थिर, स्थिर मतलब जो है नियत, कांस्टेंट, ये हो सकता है कांस्टेंट, है ना। यहाँ पर फिक्स है, फिक्स होगी, फिक्स्ड, स्थिर, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो दोनों चीजों में कुछ अंतर नजर आ रहा है, मूव मतलब चलना, चलना, मूव मतलब गतिमान, ठीक है, तो यहाँ पर चलने वाली, ठीक है। ये चीज आपको, स्केल की अगर बात करते हैं तो स्केल आपको जो है अलग अलग चीजों में यहाँ पर दिया हुआ, कुछ जगह समरूप दिया हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ जगह समरूप, वहां कुछ जगह समरूप नहीं देकर अनुपातिक देता है, तो समरूप बोलो या अनुपातिक बोलो कोई दिक्कत नहीं है, समरूप बोलो या अनुपातिक बोलो, बात एक ही है। अब तो कुछ जगह यहाँ पर ये दिया किताब में, कुछ जगह ये दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों की स्टेप एक ही है। अब यहाँ समरूप की जगह क्या आ जाएगा, अनुपातिक, यहाँ असमरूप क्या आ जाएगा, असमरूप, यहाँ समरूप नहीं होता, असमरूप होता है, या फिर यहाँ बोलो ना अनुपातिक नहीं, अनुपातिक नहीं होता, ये चीज क्लियर होगी ना। तो यहाँ से आपको वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों चीजों का स्पष्टीकरण हो गया कि भाई जो स्केल होता है तो पैमाना जो होता है तो वो समरूप होता है, यहाँ क्या होता है, असमरूप होता है, दोनों का आपको क्लियर हो। नेक्स्ट, अगर गुणवत्ता की बात करूँ, क्वालिटी की बात करें, तो क्वालिटी जो होगी यहाँ पर जो है यथार्थ होगी, मतलब एक्यूरेट। अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें आएगी MC में एक्यूरेट, एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है यथार्थ, यथार्थ, ठीक है, यथार्थ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो एक्यूरेट का मतलब कंडीशन होती है यथार्थ, और यथार्थ की अगर बात करते हैं तो यहाँ ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, जबकि यहाँ एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है, एक्यूरेट, 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 ठीक है, एक्यूरेट मतलब यथार्थ, यथार्थ, यथार्थ नहीं, अपेक्षाकृत कम, अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत कम, तो यथार्थ तो होती है लेकिन अपेक्षाकृत कम यथार्थ होती है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब बनावट की बात करते हैं तो सरल होती है यहाँ, किसकी, MC की सरल होती है बनावट। लेकिन एक बात बताऊं, इस बनावट के साथ साथ जो है ना, ये सुग्राही होता है, सुग्राही मतलब सेंसिटिव, सुग्राही, सुग्राही की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इजी, ये सरल सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर बात करते हैं तो सरल जो होगी, लेकिन यहाँ सुग्राही होगी, सेंसिटिव, सेंसिटिव होगा, तो ये जो होगा सेंसिटिव होगा। जबकि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बनावट सरल नहीं होगी, क्या नहीं होगी, सरल नहीं, मतलब कठिन होगी, क्या होगी, कठिन। लेकिन ये जो है यहाँ पर सुग्राही नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सुग्राही नहीं,
ठीक है, तो सुग्राही नहीं, नॉन सेंसिटिव सुग्राही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से चीजें हैं। तो आपके यहाँ पर ये सुग्राही अपेक्षाकृत कम होता है, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम कर सकते हो, कम, ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से एक ही जगह में यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहा हूँ एक एक चीज को। पावर लॉस की बात करते हैं, शक्ति व्यय, शक्ति व्यय की अगर बात की जाए तो इसमें जो होता है एमसी में कोयल वाले में कम होता है ना। तो यहाँ पर कम यूं लिखेंगे तो ऐसा लिखो, हाँ कम ही लिख लो डायरेक्ट, अपेक्षाकृत कम लिखो या कम। ठीक है, यहाँ पर अधिक आता है, क्या होता है, अधिक। अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ अधिक होता है जबकि यहाँ कम होता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे तो लो और यहाँ कहेंगे तो मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम और लो का, है ना। अब क्लियर तो हो रहा आपको। लेकिन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की अगर बात करते हैं, अवमंदन बल अगर आ जाता है तो यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क धारा के क्या होता है, ठीक है ना। अवमंदन बल, अवमंदन बल धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा धारा, यहाँ बात करते हैं अवमंदन बल, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। डन ना। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ सिर्फ वर्ग एक्स्ट्रा लग गया और बाकी चीज तो कॉमन है। ओके, तो वर्ग का मतलब जब होता है तो इसका मतलब यूं समझे, अर्थात यूं कह सकते हैं, या अगर बात करें तो इसको यूं कह सकते हैं, टॉर्क है तो टी और डी का मतलब डिफ्लेक्टिंग, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो समानुपाती होता है वो किसके होता है, यहाँ धारा को क्या लिखते हैं, आई। ये बात समझ में है कि नहीं। और यही चीज ये यहाँ बता रहा अनुक्रमानुपाती होता। लेकिन इसी चीज को अगर बात करते हैं तो ये चीज यहाँ पर जस्ट विपरीत आती, तो वही टी और वही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वही धारा के क्या होता है, वर्ग के क्या है, तो ये वर्ग स्क्वायर। ठीक है, और यही चीज यहाँ बताई जा रही है। तो अंतर आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियर को किस तरह की स्थिति आपके सामने बन रही है। और आगे बात करते हैं यूज का मतलब था उपयोगिता कैसी होगी। तो एमसी की जो बात करते हैं तो यहाँ वोल्टमीटर के रूप में अधिक है, ठीक है, वोल्टमीटर के रूप में अधिक एक्यूरेट, वोल्टमीटर के रूप में अधिक यथार्थ ये आएगा, अधिक यथार्थ, इसमें भी ये आएगा यथार्थ। ठीक है, अधिक यथार्थ, वोल्टमीटर के रूप में अधिक यथार्थ। ये बात आपको ध्यान रखनी, यहाँ वोल्टमीटर के रूप में कम यथार्थ। ठीक है, वोल्टमीटर के रूप में कम यथार्थ, मतलब एक्यूरेट, यथार्थ को कहेंगे तो एक्यूरेट। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये 10 पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाए हैं। पहला, आपके आपूर्ति की डीसी दी जा रही है और यहाँ पर एसी और डीसी दी जाती है, और ये दोनों ही क्वेश्चन सबसे पहला जो होना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा है कई बार, सैकड़ों बार, डीएमआर से ले लो, डीआरडी ले लो, सेल ले लो, भेल ले लो, इसके बाद लोको पाइप टेक्नीशियन में, दोनों में आपके कई बार पूछा हुआ। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, तो ये आपके कई बार ये पूछ लेता और कई बार ये पूछ लेता। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। सप्लाई, आपूर्ति यदि एक्टिव फोर्स कार्य थे, एडी करंट अवमंदन बल, और यहाँ पर हवा घर्षण अवमंदन। ये एग्जाम इंटरनल क्वेश्चन पूछा, मैग्नेट पूछी जाती है स्थायी चुंबक, तो घोड़ानाल चुंबक, और यहाँ टेम्परेरी अस्थायी चुंबक पूछी जाती है। ओके, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, कोयल कुंडली की बातें यहाँ सचिव होता है, यहाँ फिक्स स्थिर होती है। जैसे स्केल की बात करते थे, यहाँ समरूपी अनुपातिक बोल सकते हो, इसको असमरूपी अनुपातिक नहीं होता, इसको नहीं बोल सकते। क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता की बात की यथार्थ तथा एक्यूरेट होती है, यहाँ अपेक्षाकृत कम यथार्थ अर्थात
नॉन एक्रेडिटेड होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, गुणवत्ता की सरल होती है, सुग्राही होती है, सेंसिटिव, अर्थात यहाँ पर कठिन और सुग्राही नहीं होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद पावर लॉस की बात करते हैं, इसमें कम पावर लॉस होता है, इसमें अधिक पावर लॉस होता है। यहाँ पर ये बात आपको क्लियर कर चल रही है। यहाँ पर साथ में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करते हैं तो अवमंदन धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अवमंदन धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। इसको इस तरह से आप समझ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर इससे न्यूमेरिकल सवाल भी बन जाता है। यदि धारा का मान 2 गुना किया जाए तो अवमंदन बल का मान क्या होगा? 2 गुना। राइट सी बात है ना। धारा का मान 4 गुना किया जाता है, अवमंदन बल 4, धारा का मान आधा किया जाता है, अवमंदन आधा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यह धारा का मान जेकर मान लीजिए धारा को चौगुना करने पर अवमंदन बल क्या होगा? 2 गुना। इस टाइप की स्टेप बनेगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। अर्थात क्यों समझ सकते हो, ये 2 का क्या होगा? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो जब यहाँ 4 होगा तब यहाँ क्या होगा? 2 होगा। ऐसी स्टेप आएगी ना। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो स्टेप की आपको ये चीजें क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। उपयोगिता की बात करो, वोल्टमीटर ग्रुप में यथार्थता के साथ, इसमें वोल्टमीटर ग्रुप में यथार्थता के साथ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो एमसी और एमआई से जो क्वेश्चन आज तक पुटअप हुए हैं उन सभी का मैंने यहाँ पर आपको बताया है। कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, इन पर परिचर्चा कर लेंगे। एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो और बढ़िया से लिख सके, उतार सके, समझ सके। तो दोस्तों ये था आपको मैंने अभी जो बताया सारा का सारा क्लेरिफाई। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी की ये चीज़ और बताना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। कि आपको पता है कि इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं? हाँ जी, जी हाँ, क्वेश्चन पुटअप होते हैं और ये आपके लिए बहुत ही काम की बात है। ठीक है ना। तो यहाँ समझने वाली बात है, समझ का ही तो फर्क है और किसका यहाँ। तो ये जो चीज़ है समझ का ही फर्क है और इसी को ही अपन को यहाँ समझना है, बस यही चीज़ है। और मैंने इनको आपको रिपीट कर दिया है 2 बार। अब आपको पता चल गया कि कैसी कंडीशन यहाँ जो है एमसी और एमआई से बनेगी, मूविंग आयरन और मूविंग किससे? कोयल वाले से। तो यहाँ आप दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंटों को अपने विस्तार से और एक एक करके पढ़ा। आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही होगी कि कैसे क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर आती है, इनके बारे में अपन समझ पा रहे हैं। चलिए अब अपन क्वेश्चन पर पुटअप करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट ने। अब राइट तो जो है जब समझ आएगा, जब क्वेश्चन का पता चलेगा और कोई क्वेश्चन आया होगा तो सर वो बताइए। चलो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अपने इस पर परिचर्चा कर लेते थोड़ा सा। सबसे इजी क्वेश्चन, लेकिन सैकड़ों बार पूछा, बताओ तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 डन। ठीक है। चल नाम ये आएगा, लोह यंत्र, चल लोह यंत्र को प्रदाय आपूर्ति होती है ठीक है। ऐसे लैंग्वेज आती है अजीब अजीब। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, चल लोह यंत्र को प्रदाय आपूर्ति होती है। इनपुट जो सप्लाई है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को जो इनपुट सप्लाई है वो कौन सी होती है, इसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ दिया है डीसी, दूसरे नंबर पे दिया है यहाँ एसी। ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ इसी में दे दिया है, देखिएगा एसी और एंड डीसी। ठीक है। चौथे नंबर पे, सॉरी तीसरा नंबर नाम आएगा, चौथे नंबर पर अगर बात करते हैं तो वहां दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत। ऐसी चीजें आपको यहाँ पर आएगी। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कोई नई चीज को देखते हैं उसके दिमाग कुछ न कुछ क्रॉप हो जाता है ना। अभी टेक्निकल हेल्पर में अगर काउंट करूँ इसको तो उसमें टेक्निकल हेल्पर 2018 में जो आया था तो उसमें एक प्रॉब्लम थी आपकी यहाँ पर कि उसमें जो है 5 ऑप्शन आते हैं। 5 ऑप्शन था तो यहाँ था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी, ये था कोई नहीं कोई भी। तो यहाँ पर आपको ये देखना, तो यहाँ इस तरह से आपका क्वेश्चन आया और यही क्वेश्चन डीएमआर से पूछा था, लेकिन 4 ऑप्शन था जो मैंने आपको पहले ही दिया था 19 में। ठीक है। इस रो में पूछा गया 2018, तो 3-4 बार और भी पूछा, कम से कम 10 बार पूछा होगा। सारे मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन आपको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर चल लो है मैंने आपको पहले ही बताया, अभी हाल में थोड़ी देर पहले मिटाया। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको, एसी और डीसी। लेकिन चल लोहे की जगह अगर यहाँ पर चल कुंडली आ जाता तो केवल क्या करते आप, डीसी। तो ये प्राथमिकता ही देना आपका काम, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जो आपको तकलीफ भी कर सकता है। ये तो मैंने पढ़ा है, वो आपके सामने आया, कर अपन उस पर भी बात करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको क्या कहता है, इस पर भी ध्यान देना। चलिए, सबसे पहले आपने एक बॉबिन का नाम सुना, नहीं सुना? कुंडली, मैंने एक चीज पढ़ा है आपको, तो यहाँ जो कुंडली है, उस कुंडली की अगर बात करूँ तो कुंडली को किस नाम से जानते हैं, ये चीज आपको क्लियर करना। ठीक है, मैं बात बताऊँ। तो क्वेश्चन अपना कि नहीं, देखना यहाँ यही चीज क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चल कुंडली कुंडली वहां पर नहीं था, ऐसा कुछ था, याद आ रहा है। हाँ, वैद्युतिक वैद्युतिक यंत्रों में उपयोगी बॉबिन बॉबिन का क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, आपके लिए ये बात क्लियर होना चाहिए। क्या कार्य होता है, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल कार्य क्या है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, पहला, ठीक है, देखिएगा, ये समझिएगा, है ना। तो सबसे पहला आता है इसमें भंवर धारा। ठीक है, एडी करंट, मतलब भंवर धारा का मतलब था एडी करंट। ठीक है ना? उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। ठीक है, दूसरा नंबर का देखना, दो चीजें अपनी यहाँ पर एक एक चीज के लिए कर रही है। पहला है इसका भंवर धारा को उत्पन्न करना, दूसरा है अवमंदन बल उत्पन्न करना। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर, ध्यान देगा, पहला नंबर का आपका भंवर धारा दिया है, दूसरा नंबर का यहाँ पर, तीसरा है एक और, है ना, वायु घर्षण, वायु घर्षण उत्पन्न करना। यहाँ पर इसको इधर लिखो, सी नंबर डाल दो, वायु घर्षण उत्पन्न करना, घर्षण उत्पन्न उत्पन्न करना। ठीक है, ये चीज आपके सामने है, क्लियर करना आप। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लग रहा। इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट क्या करता है, आप यहाँ पर ये भी क्लियर करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये चीज मेजर करती है आपके लिए। ठीक है, अपन वही बात कर रहे हैं। तो ये वायु घर्षण उत्पन्न कर रहा, कौन सा घर्षण, वायु घर्षण। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसी करना है, तो एक चीज और आपके सामने आती है, वो क्या आती है? ठीक है, फोकस करते हैं, पूरा ध्यान से देखना बात को। वायु घर्षण जब उत्पन्न करते हैं तो क्या होगा, अब लिखना लास्ट में यहाँ पर, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये यहाँ से मैंने हटा दिया है, डन ना। अब आप देखो इसका आंसर क्या होगा, बड़ा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि वैद्युतिक यंत्रों में बॉबिन, बॉबिन से मतलब पहले क्या है, नोट डाल के लिखता हूँ पहले, फिर ये बात देना। ठीक है, हाँ, ये समझिएगा, बॉबिन, बॉबिन एल्यूमिनियम की बनी एक कुंडली होती है, एल्यूमिनियम की बनी एक कुंडली होती है, और कुंडली आपको पता है किस में प्रयोग में लाई जाती है, बोलो, एमसी में, कोयल में। ठीक है, कुंडली होती है। ठीक है, जो क्या करती है कि एडी करंट उत्पन्न करने का कार्य करती है। क्या करती है, तो इसका कार्य होता है, आपसे पूछेगी इसका कार्य क्या है, तो एडी करंट उत्पन्न करने का। तो बॉबिन का पूछा क्या कार्य है, तो यहाँ एडी करंट उत्पन्न करना।
ये आंसर है। अब इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से पूछा, कैसे पूछा, घुमा फिरा करके पूछा है, ये कम से कम 2-5 बार पूछा हुआ, इसको बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है का मैं आपको बताता हूँ, इसरो में पूछा हुआ ये, और DRDO में पूछा हुआ, ठीक है, ITI में 3 बार आया हुआ है। ठीक है, अब आप बताओगे कि बच्चा कहाँ से बता पाएगा, ऐसी स्थिति बच्चे के साथ बनती है। मैं और बात करता हूँ आपसे इसी परिचर्चा पर। ठीक है, तो नेक्स्ट बॉबिन की जो बात की तो यहाँ ये क्लियर हो गया, लेकिन एक और चीज़ है मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन और आया है, मैं तीसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर देता हूँ, राइट है, तो इससे क्या होगा आपको और क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो इसमें है कि MC नाम दिया था। ठीक है, MC यंत्र में यदि AC सप्लाई दी जाए, क्योंकि MC DC के लिए काम करता है, AC सप्लाई दी जाए, AC आपूर्ति दी जाए तो क्या होगा। अब आपको ये देखना है कि क्या होगा, इसको DC सप्लाई दे रहे हैं अपन, तो इसमें होगा क्या, MC यंत्र में सॉरी AC सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होगा, ऑप्शन ये है देखना। ठीक है, मीटर रीडिंग देगा, दूसरा B नंबर का मीटर शून्य रीडिंग देगा, D नंबर का सॉरी C नंबर का मीटर रीडिंग दे देगा, नहीं देगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर करो कि मीटर रीडिंग देगा, नहीं देगा, रुक रुक कर देगा, कम देगा, ज़्यादा देगा, क्या नहीं देगा, ये चीज़ें सोचने का विषय है आपके लिए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, लास्ट में मैं एक और लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि मीटर जो होगा उसका जो रीडिंग नहीं देगा, यहाँ पर ध्यान रखना, मीटर रीडिंग नहीं देगा, मीटर शून्य रीडिंग देगा, नहीं देगा का मतलब शून्य रीडिंग देगा, तो इससे ही साबित होता है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे DC सप्लाई, DC के स्थान पे AC सप्लाई, तो इसका जो है पॉइंटर जो होगा ना, मैं और डार्क लिख देता हूँ, और डार्क लिख देता हूँ। ठीक है ना, मीटर का पॉइंटर शून्य पर ही कंपन करेगा, अतः मीटर रीडिंग नहीं देगा, अर्थात क्या शून्य रीडिंग देगा, नहीं देगा का मतलब क्या होगा, अर्थात शून्य रीडिंग देगा। तो ये चीज सोचना था, समझना था, पढ़ना था, लिखना था, और आपने ये बहुत ही अच्छे से पढ़ा, लिखा, समझा, बहुत बढ़िया क्लियर किया। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन समझाने का उद्देश्य ये था कि जिससे आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न झेलनी पड़े। उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी बातें तो समझ में आ ही रही ना, फिर भी अपन एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और आपको भी ये क्लियरिफाई हो रहा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, पढ़ते रहिएगा, क्या यकीन है मंजिल मिलेगी आपको, ये चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा भी है ना कि अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं, तो आपके हुनर बोलते हैं, आप खामोश हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक दिन आपको यकीन और विश्वास के साथ जो है सफलता मिलेगी। बस बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, यकीन साथ में। फिर मिलेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।